मेरा हमेशा से एक सपना था अपने खुद के घर में एक पर्सनल जगह पाने का। जब से मैं हाई स्कूल में था, मैं घर से बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे अपने पापा से नफरत थी और मेरी माँ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हम हमेशा लड़ते रहते थे और मेरे पापा वीकेंड पर हमेशा नशे में रहते थे। और सच कहूँ तो यह बहुत गड़बड़ था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और लड़कियां जाहिर तौर पर मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी, यह और भी बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि मैं किसी भी लड़की को उस घर में नहीं ला सकता था। इसलिए इन सब वजहों से मुझे जो पहला मौका मिला, मैंने उसे लपक लिया और 19 साल की उम्र में कॉलेज के दौरान घर से बाहर निकल गया। मैं पढ़ने के लिए दूर नहीं गया, मैं घर के पास ही एक कॉलेज में गया। मेरे माता पिता मेरे बाहर जाकर पढ़ने का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए मैं कुछ समय तक हर दिन जिलो और फेसबुक पर देखता रहा। और जब मुझे आखिरकार एक ऐसा किराए का घर मिला जो अच्छा और सस्ता लग रहा था, तो मैं उसे देखने तुरंत चला गया। लेट आउट काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए अब मैं इसका वर्णन करूँगा। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा स्वागत लिविंग रूम डाइनिंग एरिया से हुआ, जो एक खुली जगह थी। फिर उसके बगल में किचन था, जो एक दीवार से अलग था। फिर एक अपार्टमेंट के सिंगल बेडरूम में जाने के लिए आपको हॉलवे से होकर जाना पड़ता था, जिसमें 2 अलमारियां भी थी, एक जिसमें मैंने पेट्री के तौर पर इस्तेमाल किया और एक स्टोरेज अलमारी के तौर पर। और फिर बाथरूम का दरवाजा था। हॉल के आखिर में बेडरूम था। बेडरूम काफ़ी बड़ा था, उसमें क्वीन साइज बेड आसानी से आ गया। उसमें 2 और अलमारियां थी और मैंने उनमें आसानी से कुछ ड्रेसर और एक टीवी रख दिया। मैं तुरंत मान गया, खासकर इसलिए क्योंकि यह बजट के हिसाब में था। मैं अगले महीने शिफ्ट हो गया और जिंदगी ठीक चल रही थी। कुछ महीने बाद शायद मैं एक शहर में दोस्तों के साथ बाहर गया और हम कुछ लड़कियों से मिले जिन्हें हम जानते थे। मैं एक लड़की को घर ले आया जिसे मैं स्कूल के समय से जानता था, लेकिन हमने कभी इस तरह से साथ समय नहीं बिताया था। मैं उसे शेमी कहूँगा। हमने मेरे घर पर ड्रिंक की और एक फिल्म देखी, लेकिन हमने बस इतना ही किया। वह पहली बार साथ समय बिताने पर इससे आगे नहीं बढ़ना चाहती थी और मैंने उस बात का सम्मान किया। हम बेडरूम में गए और वो फिल्म खत्म की जो हमने लिविंग रूम से शुरू की थी, और मुझे लगता है कि हम दोनों फिल्म के बीच नशे में ही सो गए थे। अगली बात जो हुई वो ये थी कि हॉल में बाहर कदमों की आवाज़ से मैं जागा। अभी भी आधी रात थी। मैंने अपनी तरफ देखा और मैं बिस्तर पर अकेला था। मैं बिस्तर से कूदकर हॉल की तरफ देखने लगा और मैंने शेमी को लिविंग रूम से सोफे पर अपना सामान उठाते हुए देखा, लेकिन वह बहुत धीरे धीरे कर रही थी। वह सुबह की अजीब स्थिति से बचने के लिए अब जाने की कोशिश कर रही थी और मैं यह समझ गया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बिस्तर पर वापस चला गया। मैंने आखिरकार उसे सामने के दरवाजे से बाहर जाते हुए सुना। पक्का करने के लिए मैंने शेमी को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और इससे पक्का हो गया कि वह चली गई थी। मैं बिस्तर में काफ़ी जल्दी आरामदायक हो गया और फिर से सो गया। शायद 1 और घंटा बीता होगा जब मैं किसी तेज आवाज़ से जगा। मैं तुरंत अपने बिस्तर पर चुप हो गया और मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने फिर से शेमी को आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं मिला। सच कहूँ तो मुझे उठकर चेक करने में डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन उठाया और शेमी के नंबर पर टेक्स्ट किया कि क्या वह अभी भी मेरे घर में है। मुझे एहसास हुआ कि यह करना थोड़ा अजीब था, लेकिन उस पल मैं सच में डरा हुआ था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा जो अभी भी खुला था, क्योंकि शेमी के जाने के बाद मैं उसे उठकर बंद करने में बहुत आलसी था। हम लिविंग रूम में जो शॉट्स ले रहे थे उनमें मैं निश्चित रूप से थोड़ा नशे में था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने दरवाजे के फ्रेम के चारों ओर कुछ लिपटा हुआ देखा। मेरी सांसें और तेज हो गई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझ में यह करने की हिम्मत थी, लेकिन मैंने अपने आईफोन पर नीचे स्वाइप करके कंट्रोल पैनल खोला और मेन टॉर्च का बटन दबाया और फ़ोन को अभी भी दरवाजे के फ्रेम की तरफ करके मुझे ऐसा एहसास हुआ कि दरवाजे के फ्रेम के चारों ओर कुछ हाथ लिपटे हुए हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें देखा गया, वैसे ही जिसके भी वे हाथ थे उसने उन्हें कस लिया और फिर नज़र से ओझल कर दिया। और जो चीख मैं 3 सेकंड से रोक रहा था वह आखिरकार बाहर निकल गई, जिसमें डर की चीखें भी मिली हुई थी। मैंने यह भी चीखा, बाहर निकलो बार बार, जब तक मैं आखिरकार उठा। मैंने हॉल की तरफ देखा, वह खाली लग रहा था। मैंने तुरंत लाइट जला दी
कुछ मिनट तक अपनी सांसों को शांत करने और आवाज सुनने की कोशिश करने के बाद मैंने हिम्मत करके हॉल की अलमारी और बाथरूम को चेक किया और वे खाली थे। फिर मैं मेन लिविंग एरिया में गया और मेरा यकीन करो वहां छिपने की कोई जगह नहीं थी। मैंने अपना फोन ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वह बंदूक हो और मैं धीरे धीरे पास के लाइट स्विच तक गया और उसे ऑन कर दिया। जब लिविंग स्पेस में रोशनी हुई तो मुझे तुरंत बेहतर महसूस हुआ, लेकिन किचन अभी भी बाकी था। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ जाने वाले रास्ते तक गया और उस लाइट को भी जला दिया, जिससे आखिरकार पूरा अपार्टमेंट रोशन हो गया। यहाँ कोई नहीं था। मैंने सोफे के पीछे देखा, मैंने टेबल के नीचे देखा, मैंने किचन के नीचे के कैबिनेट भी चेक किए। जब मुझे एहसास हुआ कि सब ठीक है तो मैं दरवाजा लॉक करने के लिए सामने के दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैंने सामने का दरवाजा बंद होने की आवाज कभी नहीं सुनी और फिर भी मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। मैंने शैमी को तब तक बार बार कॉल किया जब तक उसने फोन नहीं उठाया। जब उसने उठाया तो उसकी आवाज थकी हुई और कंफ्यूज्ड लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह अभी मेरे घर में थी और उसने मुझे बताया कि वह थोड़ी देर पहले चली गई थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कुछ नहीं समझाया, मैंने बस उससे कहा कि मेरी गलती है, मुझे लगता है कि मैंने कोई आवाज सुनी, और फिर हमने फोन काट दिया। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को तब तक स्पैम कॉल किया जब तक उसने फोन नहीं उठाया। वह भी थका हुआ और कंफ्यूज्ड लग रहा था। मैंने उसे सब कुछ बताया जो अभी हुआ था और उसने कहा कि उसे लग रहा है कि मैं अभी भी नशे में हूँ। हालांकि उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी शांति मिली। उसने कहा कि मुझे नींद की कमी थी और मैं अभी भी नशे में था और मुझे आधी रात को नींद में मति भ्रम हुआ था। असल में इसमें थोड़ी बात थी, यह देखते हुए कि मैंने सामने का दरवाजा बंद होने की आवाज कभी नहीं सुनी। आखिरकार मैं इस बात को हल्के में ले पाया और उसे जगाने के लिए माफी मांगी। मैं अपने कमरे में वापस गया, दरवाजा बंद किया और लॉक किया, और सच में मैं खुद को इतना शांत कर पाया कि मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मैंने अपार्टमेंट के चारों ओर फिर से तलाशी ली और सब कुछ साफ था, तो मैंने अपने दिन के काम में लग गया। लेकिन किसी समय मुझे उस मति भ्रम के बारे में याद आया जो मुझे पिछली रात दरवाजे के फ्रेम के चारों ओर लिपटे हाथों का हुआ था। मैं अपने कमरे में गया और दरवाजे के फ्रेम को देखा और मुझे लगता है कि जब मैंने दरवाजे के फ्रेम पर ठीक उसी जगह साफ उंगलियों के निशान देखे जहां मैंने हाथ देखे थे, तो एक पल के लिए मेरा दिल रुक गया। यह एहसास होने पर मुझे चक्कर आने लगे कि यह भ्रम नहीं था। मैंने इसकी एक तस्वीर ली जो मेरे आई क्लाउड में सालों बाद भी है। मैंने सलाह के लिए अपने पिताजी को फोन किया और उन्होंने दरवाजा लॉक न करने के लिए मुझे बेवकूफ कहा। लेकिन जब तक कुछ भी चोरी नहीं हुआ था और अब वहां कोई नहीं था। इसे एक कीमती सीख समझो। ईमानदारी से कहूँ तो उस फोन कॉल पर मेरे पिताजी ने मुझे जो कुछ भी कहा वह सब सच था। यह बात बुरी लगती है, मुझे नहीं पता कि उस रात मेरे अपार्टमेंट में कौन आया था और मुझे नहीं पता कि उन्होंने सबसे डरावनी चीज क्यों चुनी जो वे कर सकते थे। लेकिन जब मेरा 1 साल का लीज खत्म हो गया तो मैं आगे बढ़ गया और अपार्टमेंट बदल लिया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे माता पिता का घर कभी भी सच में मेरे माता पिता के घर जैसा नहीं लगा, कम से कम सामान्य तरीके से तो नहीं। मेरे पापा काम के लिए लगातार ट्रैवल करते थे और मेरी माँ हमेशा दोस्तों के साथ बाहर रहती थी या मेरी मौसी के घर रुकती थी या कुछ और करती थी जिससे वह देर से आती थी या बिल्कुल नहीं आती थी। मुझे पता है कि यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया था या कुछ और, ऐसा था कि वे हमेशा बिजी रहते थे और हमेशा कहीं और होते थे। इसलिए जब मैं 16 साल का हुआ तब से मैं ज्यादातर अकेला ही रहता था। मैं ज्यादातर रातें अकेले ही खाना खाता था, मैं अकेले ही टीवी देखता था। कभी कभी पूरे वीकेंड में मैं घर में अकेला ही होता था। मैं इकलौता बच्चा हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे माता पिता को मेरे होने के बाद एहसास हुआ कि वे अपनी आज़ादी को कितना महत्व देते हैं। तो इस मामले में मुझे थोड़ी परेशानी हुई जो मुझे अब एक बड़े होने पर ज़्यादा महसूस होती है। जब मैं छोटा था तो मुझे यह बहुत पसंद था क्योंकि इतने बड़े घर में अकेले रहना आज़ादी जैसा लगता था। मैं अपने माता पिता की रोक टोक के बिना जो चाहता था वह कर सकता था और मुझे इसे भाई बहनों के साथ शेयर नहीं करना पड़ता था। मैं दोस्तों को घर बुलाकर देर तक गेम खेल सकता था। मैं बिना शर्मिंदा हुए लड़कियों से फोन पर बात कर सकता था। ऐसा लगता था जैसे मेरा अपना घर हो, बिना उसके पैसे दिए। और जब मैं 19 साल का हुआ और पास के कॉलेज जाने लगा तब भी कुछ ऐसा नहीं बदला, बल्कि यह और भी वैसा ही हो गया। मेरे मम्मी पापा ज्यादातर बाहर रहते थे और मैं बस घर पर ही सब कुछ संभालता था। मुझे उस घर की हर आवाज का भी पता था।
यह बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह उन घरों में से नहीं था जहां हर आवाज़ से डर लगता हो। यह एक पुराना लेकिन बड़ा घर था और इसकी अपनी सामान्य आवाज़ें थी। मैं हमेशा कहता था कि उस जगह में एक अलग ही बात थी और यह उस रात हुआ जब मुझे पक्का पता था कि मैं अकेले रहूँगा। मेरे पापा काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे और मेरी माँ पूरे हफ्ते से बात कर रही थी कि वह मेरी चाची के घर रुकेगी क्योंकि अगले दिन उनके यहाँ कोई बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम था और वह देर रात गाड़ी चलाकर वापस नहीं आना चाहती थी। मुझे याद है उन्होंने मुझसे कहा था कि आज रात तुम अकेले ही रहोगे और सच कहूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। यह सामान्य बात थी। मैंने उनसे कहा कि उन्हें मुझे यह बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने खाना बनाया, मैंने टीवी देखा, मैंने रोज की तरह सब कुछ किया। लगभग 11 बजे मैं ऊपर अपने कमरे में गया और बिस्तर पर यूट्यूब वीडियो देखने लगा। कुछ ऐसा जो मैं कुछ रातों से घंटों तक करता हूँ। मेरा कमरा ऊपर हॉल के आखिर में था। सीढ़ियों के ऊपर एक छोटी सी जगह थी और फिर दाईं ओर मेरे माता पिता का कमरा था और हॉल में आगे बाथरूम और फिर आखिर में मेरा कमरा था। मैंने अपना दरवाजा खुला रखा था क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझसे रात में दरवाजा खुले रखने को कहा ताकि मैं सतर्क रहूं और घुसपैठियों की आवाज़ सुन सकूं। लेकिन मुझे घर की थोड़ी आवाज़ें सुनना भी अच्छा लगता था, जैसे बैकग्राउंड नॉइज। इससे अकेले होने का एहसास थोड़ा कम होता था। आखिरकार मुझे नींद आने लगी, इसलिए मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और बस लेटा हुआ अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि शायद 1 घंटा बीत गया होगा जब मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और जब मेरे फ़ोन की घंटी बजी, स्क्रीन पर नो कॉलर आईडी लिखा था। यह पहली बार था जब मुझे नो कॉलर आईडी वाला फ़ोन आया था। मैंने 1 सेकंड के लिए उसे देखा। इतनी देर रात को ऐसा कॉल आना बहुत अजीब था। मैंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन तुरंत बाद में फिर से घंटी बजी। अभी भी नो कॉलर आईडी लिखा था। इसी वजह से मैंने फ़ोन उठाया। मुझे लगा कि अगर कोई ज़रूरी इंसान होगा तो वह 2 बार कॉल करेगा। साथ ही यह सिर्फ एक फ़ोन कॉल ही था और सबसे खराब स्थिति में मैं फ़ोन काट दूंगा। तो मैंने फ़ोन उठाया और पहले तो कोई आवाज़ नहीं थी। मुझे घबराहट हुई कि यह उन स्कैम कॉल्स में से एक है जो यह देखने के लिए कॉल करते हैं कि कोई नंबर एक्टिवेट है या नहीं, ताकि उसे किसी कॉल सेंटर डेटाबेस से जोड़ा जा सके। लेकिन फिर मुझे कुछ हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी और मेरे दिमाग को यह समझने में 1 सेकंड लगा कि वह क्या था। ऐसा लग रहा था जैसे बैकग्राउंड में टीवी चल रहा हो। और अजीब बात यह थी कि मुझे दरवाजे के जरिए नीचे अपने टीवी की आवाज़ें भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले लिविंग रूम में चालू छोड़ दिया था। मैंने उसे तेज आवाज़ में नहीं चलाया था, बस बैकग्राउंड नॉइस के लिए कम वॉल्यूम पर रखा था। इसलिए फ़ोन पर टीवी की आवाज़ सुनकर मेरा पेट तुरंत कस गया। मैंने दूसरी बार हेलो कहा, लेकिन फिर से कोई आवाज़ नहीं आया, बस टीवी की आवाज़ आ रही थी। जैसे दूसरी तरफ जो भी था वह बोलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, वह बस वही था। फिर मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिससे मैं तुरंत बिस्तर पर सीधा बैठ गया। जो टीवी की आवाज़ मैं फ़ोन से सुन रहा था वह रैंडम नहीं थी, वह नीचे मेरे टीवी से बिल्कुल मैच कर रही थी, एकदम सही। उनमें कोई देरी नहीं थी, वह बिल्कुल उसी समय पर बिल्कुल वही ऑडियो था जैसे वह सिंक था। तभी मेरी रीढ़ में एक ठंडी सी हिरन दौड़ गई। इसका मतलब यह होगा कि जो भी फ़ोन पर था वह मेरे टीवी की आवाज़ रियल टाइम में सुन सकता था, यानी वे मेरे घर के अंदर नीचे थे। मैंने एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन सोचने की कोशिश की, जैसे कोई दोस्त नीचे मेरी खिड़की से किसी एक के बाहर खड़ा होकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हो, या शायद कॉल में किसी तरह की गड़बड़ हो रही थी और मेरे टीवी की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जितना मैंने सुना उतना ही मुझे एहसास हुआ कि इसका कोई मतलब नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे लिविंग रूम में कहीं खड़े होकर मुझे बुला रहा है। मैं उठा और अपने बेडरूम के दरवाजे तक गया और सुना। और हाँ, अब मुझे 1,000,000% यकीन था कि फ़ोन की आवाज़ टीवी से आ रही थी। बाद में सोचने पर यह बेवकूफ़ी थी, लेकिन मैं चिल्लाया, नीचे कौन है? क्योंकि मेरे मन में मुझे पक्का था कि यह कोई दोस्त या परिवार का सदस्य है जो कुछ शरारत कर रहा है। और फिर लाइन कट गई, उन्होंने फ़ोन काट दिया। इस समय तक मेरा मुंह पूरी तरह से सूख गया था। मैं उस नंबर पर वापस कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि यह एक गुमनाम कॉल थी। मैं हॉल में सीढ़ियों की तरफ गया और नीचे देखा। मुझे अभी भी लिविंग रूम में टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी और फिर एक चरमराहट की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति के दबाव से लकड़ी का फर्श टूट रहा है। लेकिन अगर इससे बात पक्की नहीं हुई तो जिस पल मैंने किसी को नीचे गला साफ करते हुए सुना, तभी सब कुछ तुरंत 10 गुना ज़्यादा असली हो गया। मैं अब फ़ोन पर गड़बड़ी वाली थ्योरी पर भरोसा नहीं कर सकता था, हालांकि अंदर ही अंदर मुझे पहले से ही पता था कि यह सब बकवास है।
मैं अपने कमरे में गया और चुपचाप दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। क्या होगा अगर मेरे पिताजी मुझे टेस्ट कर रहे हो, यह देख रहे हो कि घर में घुसपैठियों की स्थिति में मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, या शायद मेरे अंकल हो। तो मैंने अपने पिताजी को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। हो सकता है वह पहले ही सो गए हो। लगभग 11:30 बज रहे थे, इसलिए मैंने बार बार फोन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने अंकल के साथ अपनी किस्मत आजमाई और उन्होंने दूसरी घंटी पर फोन उठा लिया। मैं बता सकता था कि वह बिस्तर पर थे। उन्होंने पूछा कि मैं क्यों फोन कर रहा हूँ, और मैंने फोन कॉल शुरू करते ही उनसे कहा कि यह शायद अजीब लगे, और फिर बम फोड़ा और पूछा कि क्या वह नीचे है। मुझे उनकी सटीक प्रतिक्रिया और लहजा अच्छी तरह याद है। जब उन्होंने कहा, स्टीव, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जब मैंने विस्तार से बताया तो उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से उनके भाई का काम होगा। उनके भाई यानी मेरे पिताजी। जब हम फोन पर थे तो मेरे फोन में वाइब्रेशन होने लगा। मैंने स्क्रीन पर देखा और स्क्रीन पर फिर से कोई कॉलर आईडी नहीं थी। मैंने अपने अंकल से जल्दी से लाइन पर बने रहने के लिए रिक्वेस्ट की। जैसे ही मैंने फोन उठाया, मैंने उन्हें होल्ड पर डाल दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने दूसरी कॉल उठाई। जैसे ही मैंने हेलो कहा, फिर से वही सन्नाटा था। इस बार मुझे दूसरी तरफ से टीवी की आवाजें सुनाई नहीं दी। इसका क्या मतलब था? ऐसा लगा कि उन्होंने फोन स्पीकर पर रखा हुआ था, क्योंकि मुझे उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे चल रहे थे और कदमों की आवाज उन कदमों की आवाजों से मिल रही थी जो मुझे अचानक अपने बेडरूम के बाहर सुनाई देने लगी थी। मैंने पूरे दिल से दुआ की कि यह मेरे पापा हो जो मेरे साथ मजाक कर रहे हो। फिर मेरे दरवाजे का हैंडल हिला और जो भी दूसरी तरफ था उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। भगवान का शुक्र है कि वह एक पुराना भारी दरवाजा था जिसमें एक पुराना भारी ताला लगा हुआ था। आवाज अभी भी उसी आवाज से मिल रही थी जो मुझे फोन पर सुनाई दे रही थी। दरवाजे की दूसरी तरफ जो भी था उसने दरवाजा खटखटाया। मुझे अचानक दोनों कॉल को मर्ज करने का ख्याल आया, और जब मैंने ऐसा किया तो मैंने अपने अंकल को फोन पर चिल्लाकर कहा कि यह मेरे पापा नहीं है, अभी यहाँ आओ। मैंने यह भी चिल्लाकर कहा कि जो भी घर में है वह भी हमारे साथ फोन पर था। मेरे अंकल इस बात से जागे और उन्होंने फोन पर चिल्लाना शुरू किया, मैं आ रहा हूँ, और मुझे कदमों की आवाज दरवाजे से दूर जाती हुई सुनाई दी। इससे यह लगभग पक्का हो गया कि यह सच में मेरे पापा नहीं है। मेरे अंकल ने मुझसे बेडरूम में रहने को कहा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था, लेकिन मैं कोई इतना बड़ा मजबूत आदमी भी नहीं था। मैं एक दुबला पतला 19 साल का लड़का था। मेरे अंकल जानते थे कि मैं खतरे में हूँ। वह घर की तरफ आने लगे। हम उस समय एक ही शहर में रहते थे, लेकिन घर पहुंचने में जो 7 मिनट लगे वे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 5 साल थे। लिविंग रूम में टीवी अभी भी चालू था। पुलिस के घर पहुंचने से पहले हमने देखा कि किचन की खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी, इतनी खुली कि कोई उसमें से रेंगकर अंदर आ सके। वह जानकारी जाहिर है कि पुलिस को दी गई, और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने वही किया जो मुझे लगता है कि किसी भी जगह की स्टैंडर्ड पुलिस तलाशी होती है। उन्होंने हमसे घर में घुमाने के लिए कहा, लेकिन उनके पीछे से हमने पूरा घर चेक किया, और जो भी शुरू में वहां था वह अब वहां नहीं था। पुलिस का काम खत्म होने के बाद उन्होंने मेरे रीसेट कॉलर को नो कॉलर आईडी वाले कॉलर देखने के लिए कहा। मैंने उन्हें दिखाया, और एक ऑफिसर ने हमसे कहा कि भले ही उसमें नो कॉलर आईडी लिखा हो, कभी कभी भी फिर भी रिकॉर्ड मंगवाकर पता लगा सकते हैं कि कॉल कहां से आया था। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन वे हमसे दोबारा संपर्क करेंगे। उस रात मेरे अंकल वहीं रुके, जिससे मुझे ज्यादा सुरक्षित महसूस हुआ। और उस दिन के बाद पुलिस का हमारे पास कभी कोई फोन नहीं आया, क्योंकि मुझे जाहिर तौर पर पता था कि उनका यही जवाब होगा कि ये तुम्हारे किसी अच्छे दोस्त ने तुम्हारे साथ मजाक किया था।